गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 75 आप सबके सामने हम लेकर के उपस्थित हैं और आज वाली जो क्लास होगी इसमें हम अरिहंत प्रकाशन की बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 85 क्वेश्चंस हैं और आपको 75 अभी ये ना पिछली क्लास में ये क्वेश्चन को ऐड करना था, लेकिन हमने लिया भी था, कुछ एरर हो गया था तो वीडियो पिछली क्लास में ऐड नहीं हो पाया है। तो इस क्वेश्चन को हम इस वाली क्लास में ले रहे हैं, ठीक ना। बाकी आज हम अरिहंत प्रकाशन के 85 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन और दिया गया है, न्यूमेरिकल है, वो सब सॉल्व करके फिनिश करेंगे। चलिए पढ़िए इसको। बैटरी को एक नियत अंतराल पर टॉप अप करने की आवश्यकता क्या कहलाती है? बैटरी को एक नियत अंतराल पर, नियत अंतराल का मतलब एक निश्चित समय के बाद बैटरी को टॉप अप, मतलब बैटरी में पानी भरना या इलेक्ट्रोलाइट भरने की आवश्यकता क्या इंगित करती है? भाई जब बैटरी चार्ज होती है तो उस समय बैटरी में गैस बनती है। गैस क्या है? जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वही वेपोराइज होकर के यानी गर्म होकर के वाष्पित होता है, वाष्पित होकर के उड़ जाता है। तो जब यह प्रक्रिया होती रहती है तो कुछ समय बाद 2 महीने 3 महीने में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर से इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है, ठीक ना। तो यह एक अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस के अंतर्गत एक पॉइंट है कि समय समय पर जो है ढक्कन खोल करके और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को देखते रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम है तो हमें टॉप अप करने की आवश्यकता है। बस इसीलिए टॉप अप किया जाता है। टॉप अप एक निश्चित अंतराल के बाद टॉप अप करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल नीचे चला जाता है। क्यों नीचे चला जाता है? क्योंकि गैस बनती है, चार्जिंग क्रिया के दौरान गैस बनती है और गैस हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वही वेपराइज होकर के निकलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई आंसर है क्या? बैटरी ओवरचार्ज हो गई है। बैटरी के ओवरचार्ज हो जाने से इलेक्ट्रोलाइट को टॉप अप करने की आवश्यकता से कोई रिलेशन नहीं है। चार्ज करने की दर बहुत कम है, चार्ज करने की दर से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। विद्युतीय निकाय भूमि से शॉर्ट हो रहा है। विद्युतीय निकाय मतलब वही जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, यानी कि जो बैटरी है वो ज़मीन से शॉर्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो परफेक्ट आंसर है वो है ही नहीं कि एक निश्चित अंतराल के बाद हमको टॉप अप करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेवल वेपराइज होकर के धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए आंसर नंबर डी करेंगे आप। लेकिन आपकी बुक में ना आंसर ए दिया गया है, बट मैं इसको आंसर कट करता हूँ, ठीक। किसी को कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो मुझे बता सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा, एक तो फिगर मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया तो बड़े स्पेस में आ गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा सब। थोड़ा लिखने में बैठ के लिखना पड़ा तो थोड़ा तिरछा हो गया है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए कि बैटरी चार्जिंग परिपथ में दोष की पहचान कीजिए, ठीक ना। बैटरी चार्जिंग परिपथ में दोष की पहचान कीजिए। आपको यह पता करके बताना है कि इसमें कौन सा दोष है इस चार्जिंग सर्किट में। देखो एक बैटरी लगी हुई है ये, ठीक, और यह एक चार्जर है। चार्जर में क्या है कि यह एक ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन प्रकार का। इधर सप्लाई लगाई गई है, ये फ्यूज है और ये आपका न्यूट्रल लिंक है और सप्लाई इधर आएगी। ये बीच में जो 2 लाइनें दिखाई गई हैं, ये दोनों लाइनें जो हैं ये ट्रांसफार्मर की कोर हैं, ये दोनों लाइनें, और ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। अब क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे कॉइल दिख रहे हैं, इसमें 2-3 कॉइल ही है, तो इसका मतलब ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये आपका एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इधर से एसी आएगी, इधर से यहाँ भी एसी ही रहेगी। जब ब्रिज रेक्टिफायर में जाएगा तो देखिए इसका
इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का एक तार यहाँ जुड़ा हुआ है और एक तार यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक तार यहाँ से निकाल लिया गया है, प्लस माइनस एक तार यहाँ से निकाल लिया गया है। अभी यहाँ पर दिखाया गया है, इधर से प्लस जा रहा है, इधर से माइनस जा रहा है, ठीक है, ये दिखाया गया है। ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर फिल्टर का काम करता है। जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स तो बताएंगे फिल्टर सर्किट का क्या काम होता है, ठीक है। दूसरा है कि एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे ना तो दिक्कत क्या होगी कि एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, जब यहाँ पर ये नहीं लगा होगा, आपका बैटरी नहीं लगी होगी, तब एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, यानी कि फिर यहाँ टर्मिनल पर ना आप चेक करोगे तो कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। चलिए, इसके बाद पूछ रहा है आपसे कि बैटरी चार्जिंग परिपथ में दोष की पहचान कीजिए, बताइए इसमें फॉल्ट कहाँ है। भाई ये ट्रांसफार्मर हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, ये बैटरी हो गया, ठीक है। ऑप्शन को पढ़िए। ट्रांसफार्मर की लाइन व न्यूट्रल टर्मिनल को आगत सप्लाई के सापेक्ष मोड़ दिया गया है। आगत सप्लाई का मतलब जिधर से सप्लाई आ रही है उधर को मोड़ दिया गया है। किसको? लाइन व न्यूट्रल को। तो भाई लाइन आएगा, लाइन इसमें से होते हुए न्यूट्रल से इधर से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो सही बना हुआ है। दूसरा है रेक्टिफायर से बैटरी संपर्कन की ध्रुवता को बदल दिया गया है। रेक्टिफायर, ये है रेक्टिफायर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। इससे बैटरी संपर्कन, बैटरी का कांटेक्ट यहाँ हुआ है और एक इस टर्मिनल से कांटेक्ट हुआ है, तो बैटरी संपर्कन की ध्रुवता को बदल दिया गया है। यानी कि इधर देखिए यल प्लस हमने लिखा है, इधर लिखा है यल माइनस। बैटरी का क्या है? बैटरी का ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, यानी उल्टा जुड़ा हुआ है। देखिए ना, ये वाला जो पॉइंट होता है ये छोटा है, यानी ये माइनस है बैटरी का, ये लंबा वाला जो पॉइंट है ये बैटरी का प्लस है, यानी कि उल्टा जोड़ दिया गया है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। रेक्टिफायर से बैटरी संपर्कन की ध्रुवता को बदल दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है इसमें, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है इसके बारे में चर्चा नहीं किया इसने। ब्रिज रेक्टिफायर ही गलत है। ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर ही गलत बनाओ, ये है, ठीक है। अब ये वाले दोनों जो है उल्टे लगा दिए गए हैं। इसका मैं एक फिगर आपको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का दिखा रहा हूँ। ये देखिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का ये फिगर। इस फिगर में क्या देखने को पा रहे हैं आप? इसमें ये है डायोड D2, ये है डायोड D1। देखिए इन दोनों में क्या दिख रहा है कि करंट इधर को जाएगी फिर इधर को जाएगी। दूसरे वाले जो डायोड D1 D2 लगे हैं इनका पॉइंट देखिए किधर को, उस तरफ मुड़ा हुआ है, इनका पॉइंट इस तरफ मुड़ा हुआ है, यानी करंट ऐसे जाएगी ऐसे निकलेगी, इधर करंट ऐसे जाएगी ऐसे निकलेगी, माने इधर जाएगी इधर से निकलेगी। और एक मिनट, और इस वाली करंट इधर गई इधर से होते हुए ऐसे निकल जाएगी। लेकिन आपके पास जो फिगर बना हुआ है इसमें क्या है? करंट इधर से गई यहीं लड़ जाएगी, नहीं निकलेगी। करंट इधर से गई आगे आके यहाँ लड़ जाएगी, नहीं निकलेगी। करंट फ्लो ही नहीं होगा इस ब्रिज सर्किट में, ठीक ना। तो ये फिगर ही गलत है। अरिहंत प्रकाशन की बुक का है, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए तब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आप टिक कर दीजिए इसमें, ये वाला बी वाला। तब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 81। जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है? जब बैटरी को बहुत ही कम दर पर, मतलब बैटरी को बहुत ही लो रेट पर, फिर से समझिए, यानी कि बैटरी को बहुत ही कम करंट पर चार्ज किया जाता है, तो यह विधि, चार्ज करने की यह विधि क्या कहलाती है? रेक्टिफायर विधि, स्थिर करंट विधि, ट्रिकल चार्ज विधि, स्थिर वोल्टेज विधि। तो ये दोनों विधियों पर अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में चर्चा हो चुकी है। स्थिर करंट विधि, स्थिर वोल्टेज विधि। तो इनमें बहुत कम दर पर चार्जिंग नहीं किया जाता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। रेक्टिफायर विधि, तो रेक्टिफायर विधि में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। बस रेक्टिफायर विधि में क्या होता है,
कि जो सोर्स होता है वो AC होता है और बीच में रेक्टिफायर लगा दिया जाता है और एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है और रेक्टिफायर उस वोल्टेज को, AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर देता है। बाकी कम दर पर चार्ज नहीं करता है, कम दर पर चार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है रेक्टिफायर मेथड में, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन बचता है आपका ट्रिकल चार्ज विधि, यही सही है। अब ट्रिकल चार्ज विधि है क्या, इसको तो टिक कर दिए हम, लीजिए सही। लेकिन ट्रिकल चार्ज विधि क्या है, बैटरियों में एक दोष होता है सल्फेशन दोष। सल्फेशन दोष कब पैदा होता है, जब बैटरी को बहुत ही अधिक लंबे समय तक उपयोग में ना लिया जाए, यानी कि उपयोग में ना लेने के साथ साथ बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में हो। जैसे 15-20 दिन 1 महीने तक अगर बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में रह गई, तो बैटरी जब डिस्चार्ज अवस्था में रहती है तो उसके अंदर में सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है, SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये जो सल्फ़र होता है वो बैटरी की धन और ऋण दोनों प्लेटों पर जमा हो जाता है और पपड़ी का रूप धारण कर लेता है। और फिर दोबारा से जब बैटरी को चार्जिंग में लगाते हैं तो ये पपड़ी सल्फ़र की गलती नहीं है और बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है। तो इस दोष का निवारण करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि लगाई जाती है। इसमें बैटरी को बहुत ही कम रेट पर अर्थात 1 या 2 एम्पियर की दर पर चार्जिंग में लगा करके छोड़ दिया जाता है। 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, 1 हफ्ता ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो चार्जिंग में चार्जिंग में प्लेटों के ऊपर जो ये सल्फ़र की पपड़ी जमा है यह धीरे धीरे गलने की कोशिश करती है। अगर गल के विलयन में घुल गई तब तो जो है बैटरी आपकी फिर से वर्किंग में हो जाएगी, और अगर यह पपड़ी घुली नहीं, ज़्यादा सख्त और हार्ड हो गई है तो फिर इस दोष का कोई निवारण नहीं है, ठीक। तो ट्रिकल चार्जिंग क्या है, बैटरी को बहुत ही कम दर पर चार्ज करने की विधि ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है और ट्रिकल चार्जिंग में काफ़ी लंबा समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, यदि बैटरी को उच्च दर पर आवेशित या निरावेशित करें तो क्या होगा। बैटरी को उच्च दर पर मतलब हाई रेट पर आवेशित चार्ज करना है या निरावेशित डिस्चार्ज करना है। ऐसा करोगे, मान लीजिए कि कोई बैटरी है और उसकी जो चार्जिंग करंट होनी चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा चार्जिंग करंट पे आप चार्ज करते हैं, या कोई बैटरी है उससे उसकी डिस्चार्ज एम्पियर करंट रेटिंग से अधिक रेट पर डिस्चार्ज करते हैं। इन दैट केस क्या होगा भाई, जैसे कोई आदमी है वो खाना खा रहा है, ठीक, उसके खाना खाने की दर, धीरे धीरे आदमी खाना खाएगा चबा चबा के, लेकिन हम कह रहे हैं हम जल्दी जल्दी खिलाएंगे भाई, तुम बैठो मैं खिलाऊंगा, ठीक, जल्दी 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 ठूंसते चले जाएंगे, नहीं घुस रहा है बैलेंस से घुसा देंगे। क्या होगा उस कंडीशन में, आदमी का तबीयत खराब जाएगा, आदमी ऐंठने लगेगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी कंडीशन में डिस्चार्ज करना हो, कोई आदमी के कार्य करने की सामर्थ्य जो है कम है या जो भी है जितनी है, मैं कहूँ उससे ज़्यादा काम लूँगा, अब खिलाया हूँ 2 रोटी, ठीक ना, और तुमसे लूँगा काम पूरे दिन भर, तब बताओ क्या होगा, आदमी ऐंठ जाएगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। हाँ, तो यानी कि निर्धारित दर से अधिक दर पर चार्ज करना या फिर डिस्चार्ज करना दोनों खतरनाक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बैटरी की प्लेट्स होती हैं वो ऐंठ जाएंगी और उनमें बकलिंग दोष आ जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बकलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, बैटरी संयोजकों को समय समय पर गर्म पानी में भीगे कपड़े से साफ करके उन पर ग्रीस का पतला लेपन करने से निम्न में से कौन सा दोष दूर होता है। बैटरी संयोजक अर्थात बैटरी टर्मिनल पर
बैटरी टर्मिनल को समय समय पर गर्म पानी से धो करके उन पर ग्रीस का पतला लेप लगाने से कौन सा दोष दूर होता है? यह कार्य आप स्वयं करे होंगे अपने घरों में। बैटरी के टर्मिनल पर कार्बन आ जाता है, जिसको हम लोग गाँव में हम लोग जनरली या बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन। अगर किताबी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कहेंगे कि बैटरी के टर्मिनल पर कोरोजन दोष हो गया है, कोरोजन दोष टर्मिनल पर आ गया है। और वैसे बोलेंगे तो बोलचाल की भाषा में तो बैटरी के टर्मिनल पर कार्बन आ गया है। अब कार्बन को ऐसे अगर कहो कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ करूं तो छूटे उठेगा नहीं, वो आपका टर्मिनल अलग डैमेज हो जाएगा। पानी गर्म करिए, यह प्रयोग तो मैं बहुत बार किया हूँ। पानी गर्म करिए और पानी गर्म करके बस टर्मिनल के ऊपर ऐसे गिराते चले जाइए, छूना भी नहीं है, सारा कार्बन गिर करके साफ हो जाएगा, अपने हाथ छोड़ के गिर जाएगा। ठीक है। उसके बाद ग्रीस ले आइए, हल्की वाली ग्रीस। और ग्रीस ना हो तो आपके पास वैसलीन होगी, जो होंठों पर और मुंह पर हम लोग लगाते हैं अपने चेहरे को सर्दी से बचाने के लिए। बस उसी तरह से उस ग्रीस को या वैसलीन को हम बैटरी के टर्मिनल पर संक्षारण यानी कि कोरोजन दोष से बचाने के लिए लगा देंगे। तो ध्रुवण स्थानीय क्रिया ऐसा नहीं होगा, संक्षारण। संक्षारण दोष भी बोलते हैं, क्षरण होने लगता है ना, टर्मिनल का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, तार वगैरह धीरे धीरे कट के अलग हो जाते हैं। तो इस दोष को संक्षारण या कोरोजन या कार्बन लगना ये सब दोष बोला जाता है। तो निम्न में से कौन सा दोष दूर होता है? संक्षारण दोष दूर हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84। तब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बस डिस्चार्ज बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, बस आप यह समझिए डिस्चार्ज बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज अवस्था में रहती है, तो उसके अंदर का आंतरिक प्रतिरोध जो है वह ज़्यादा हो जाता है। डिस्चार्ज कंडीशन में क्या होता है कि जो विलयन होता है उस विलयन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, H2SO4 की मात्रा घट जाती है। दोनों प्लेटें हमारी H2SO4 की हो जाती हैं, स्पंजी लेड की नहीं रह जाती हैं। तो डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे ज़्यादा आपको और समझने की जरूरत नहीं है ITI स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 जो कि अरिहंत प्रकाशन डॉक्टर AK मित्तल की बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी फिर 2 क्वेश्चन और दिया गया है, न्यूमेरिकल है वो, और वो परीक्षा उपयोगी में है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसमें लास्ट क्वेश्चन है 85, और जो दोनों क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है न्यूमेरिकल है, उसको भी मैं कराऊंगा, अगले वीडियो में लूँगा। चलिए, तो निम्न में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है? मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं है। बताइए कौन सी बैटरी है जो मेंटेनेंस फ्री नहीं है? निकिल, ये क्या लिखा है NiCd मतलब निकिल कैडमियम, ये NiFe निकिल आयरन, ये क्षारीय मैग्नीशियम, ये तो पढ़ा ही नहीं हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंडरी प्रकार की सेल है। डी है लेड एसिड, ठीक ना। तो कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है? भाई देखो लेड एसिड जो बैटरी होती है इसमें आपको मेंटेनेंस करते रहना है। पानी कम हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट टॉपअप करना है, बीच बीच में देखते रहना है ना। ढक्कन देखना है, ढक्कन के जो छिद्र हैं वो कहीं बंद तो नहीं हो गए हैं। तीसरा पॉइंट देखना है कहीं टर्मिनल पर हमारे संक्षारण दोष यानी कि कोरोजन दोष तो नहीं हो रहा है। ठीक, इतनी चीज़ें तो आपको बराबर चेक करते रहनी है। तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी यही नहीं है लेड एसिड। बाकी निकिल कैडमियम, निकिल आयरन, क्षारीय मैग्नीशियम, ये सब सेकेंडरी प्रकार की सेल हैं। सील पैक बैटरी होती हैं,
चार्जिंग के दौरान कोई गैस वैस नहीं निकलती इसमें, उल्टा सीधा चाहे जिस अवस्था में चाहे जैसे प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इनमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। एक बार लगा दिए, न इनके टर्मिनल पर कार्बन आता है, न ग्रीस लगाना है, न सफाई करना है गर्म पानी से। तो एक बार लगा दिए तो बस लगा दिए, काम ख़त्म। अब तभी निकालना है जब बैटरी डेड हो जाएगी, 2 साल 2.5 साल 3 साल बाद। और डी वाला ऑप्शन आ गया आपका लेड एसिड, यही है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं है, इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो चलिए ठीक है, तो अरिहंत प्रकाशन की बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया गया है। और अभी मैं कुछ क्लासेज 3-4 क्लासेज और लूँगा सेल के संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ताकि फिर सेल चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बचे ना। ठीक ना, कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में भी रहें, कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी रहें। और अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर और बढ़वाइए जो है, ताकि हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। और दूसरी चीज़ जो है, अगर हमारे क्वेश्चन पढ़ाने के दौरान अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ डाउट लग रहा हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन मैसेज कर दीजिए 9125839096। ठीक है, इस पर मैसेज कर दीजिए, हम आपके क्वेश्चंस का जो भी सलूशन होगा वह या तो हम पर्सनली या फिर अगले वीडियो में उसको इंक्लूड करके आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। तब क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षा उपयोगी आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला देखिए, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.00033 ग्राम प्रति कूलाम है। एक वस्तु पर 1 घंटे में 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए कितनी विद्युत धारा अपेक्षित होती है। ठीक है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम में बताया गया है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। जहाँ m द्रव्यमान है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का, I है विलयन में प्रवाहित की जाने वाली धारा का मान, और t है समय जितनी देर तक धारा का प्रवाह किया गया है। अब आपको पूछ रहा है कि कितनी विद्युत धारा अपेक्षित होती है, I पूछ रहा है, तो I पूछ रहा है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा m/t। ठीक है, अब I इज इक्वल टू m/t। m कितना दिया गया है, m दिया गया है, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ ना, अभी हमने जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के फॉर्म में नहीं लिखा इसको, ये थोड़ा सा मिटा लीजिए इतना। चलिए, तो m इज प्रोपोर्शनल टू IT है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू ZIT। अब जहाँ पर Z होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक और I निकालना है जब हमको, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m/ZT। अब m कितना है आपका, m दिया गया है 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए, तो 6/Z है, Z माने विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये है 0.00033। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई T, समय कितने घंटे विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, 1 घंटा। 1 घंटा कुछ सेकंड में बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मात्रा जो है ग्राम में ले रहे हैं, और ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी ग्राम प्रति कूलाम में है, तो समय भी आपका घंटे में नहीं रहेगा, समय आपका जो है सेकंड में आएगा। तो 1 घंटा का मतलब 3600 सेकंड, 3600।
अब इसको आप काट सकते हैं, 6 के 6, 6 6 36 यानी कि 600। आई बराबर आपके पास बचा 1/, अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, छात्री के 18 और फिर छात्री का 18 1 19, 2 शून्य इसके पास है, ये रख लीजिए। अब यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पर आप दशमलव लगा सकते हैं, 1/, इतना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइड यहाँ आप लोग करिएगा आराम से, ठीक है। तो आंसर आएगा 5.05 एम्पियर। ये हम किताब से देख के रख दे रहे हैं। चलो एक बार हम भी डिवाइड करके इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, आंसर करेक्ट है। हमने मोबाइल से डिवाइड करके देख लिया, बट ना आपको मोबाइल से नहीं करना है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ना करने के लिए कैलकुलेटर या मोबाइल अलाउड नहीं होगा। तो इस तरह का जब आ जाता है ना, तो लोगों को, कितने सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये भाग करने में भी मुसीबत है, नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो आंसर लाएंगे गलत। फिलहाल ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। 5.05 एम्पियर का धारा लेगा 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, 2 नंबर। कोई बैटरी प्रचालित परिपथ 6 वोल्ट और 4 AH की क्षमता की अपेक्षा करता है। मतलब कोई बैटरी ऑपरेटेड सर्किट है जो कि 6 वोल्ट और 4 AH क्षमता की अपेक्षा करता है। मतलब कि बैटरी ऑपरेटेड जो परिपथ है उसको 6 वोल्ट चाहिए और 4 एम्पियर आवर की क्षमता चाहिए। ऐसी बैटरी उसमें लगानी है जो 6 वोल्ट की हो और 4 एम्पियर आवर की क्षमता प्रदान कर सकती हो। दूसरी बात, इस कार्य को करने के लिए 1.5 वोल्ट और 2 AH पर निर्धारित सेल उपलब्ध है। मतलब कि जो परिपथ है वह यह रिक्वायरमेंट है, 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए उस परिपथ में और 4 AH की क्षमता चाहिए। लेकिन क्या है कि जो बैटरी है आपके पास ना, वो 6 वोल्ट की है नहीं, 1.5 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, और उस 1.5 वोल्ट की बैटरी की क्षमता है 2 AH। अब पूछ रहा है कि सेलों की व्यवस्था का परिकलन कीजिए, कैसे लगाएंगे आप 1.5 वोल्ट की बैटरी को। 1.5 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, पर्याप्त है, कितनी है नहीं बताएगा लेकिन पर्याप्त है। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी है और 2 AH क्षमता है उसकी, और आपको उस सर्किट में लगाना है जिस सर्किट में 6 वोल्ट रिक्वायर्ड है और 4 AH रिक्वायर्ड है, ठीक। अब देखिए कैसे बनाएंगे आप। तो पहले तो वोल्टेज बना लीजिए, एक सेल, एक बैटरी लगा दिए 1.5 वोल्ट की, फिर एक बैटरी लगा दिए 1.5 वोल्ट की, 1.5 3, फिर एक लगा दिए तो 1.5 3 1 4 4.5, ठीक है। अब कितना हो गया, 4.5 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4, 4 1.5 6, माने कि 1.5 वोल्ट की है ना ये सब, एक सेल 1.5 वोल्ट। तो 4 बैटरी हमने लिया, सेल है तो 4 सेल लिया, चारों सेलों को इस तरह से हमने जोड़ दिया भाई, 1.5 वोल्ट इसका, 1.5 वोल्ट इसका, और उसी तरह से 1.5 वोल्ट इसका और 1.5 वोल्ट इसका, श्रेणी में जोड़ दिया सबको। तो आपको पता ही है कि श्रेणी में जो है वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो 6 वोल्ट तैयार हो गया आपका। चलो इसके बाद क्या करना है, AH पावर भी मेंटेन करनी है। तो कई AH रिक्वायर्ड है, 4 AH रिक्वायर्ड है। आपके पास है कितना, 2 AH की है, जो बैटरी आपके पास है वो 2 AH की है और रिक्वायर्ड आपको कितनी है, 4 AH की। तब क्या करेंगे, तब जैसे पैरेलल में 4, ये 4 आप जोड़, सीरीज में 4 आप जोड़ दिए, ऐसे पैरेलल में ही फिर पैरेलल में भी फिर आप जोड़िए इसके, ये फिर ये फिर ये। अब क्या होगा, ये भी 1.5 वोल्ट की हैं, 1.5 वोल्ट की ये सब हैं, इनको सीरीज में, इनको सीरीज में और इनको सीरीज में ये। तब क्या हो गया,
1.5 वोल्ट की ये भी है, 1.5 वोल्ट की ये भी है, लेकिन इनको इस सेट को पूरे हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल में जोड़ने पर ये मतलब 1.5 मिला करके आपको मिटा दीजिए इसको, ये टोटल तैयार हो गई कितना, 6 वोल्ट, और ये भी 1.5 मिला करके टोटल तैयार हो गई कितना, 6 वोल्ट। तो पैरेलल में तो वोल्टेज बढ़ता नहीं है, एक बैटरी ये तैयार हुई, एक बैटरी ये तैयार हुई, यानी कि 4 सेल हमने सीरीज में जोड़ा, फिर 4 सेल सीरीज में जोड़ा, फिर उन दोनों को हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो 6 वोल्ट यहाँ है तो 6 वोल्ट ये भी रहेगा, वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये सेट और ये सेट दोनों पैरेलल में लगा है। रही बात AH पावर की, तो ये जो है 2 AH की है, ठीक ना। तो इसमें प्रत्येक सेल 2 AH की है, प्रत्येक सेल, ये भी 2 AH की, ये भी 2 AH की, ये भी सब 2 AH की है। तो लेकिन सीरीज में जुड़ी हुई है, तो इसलिए AH पावर वही रहेगी सबकी, AH पावर में कोई वृद्धि नहीं होगी। अर्थात यह पूरा सेट जो तैयार होगा, एक सेट, ये 6 वोल्ट 2 AH का तैयार होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये पूरा सेट 6 वोल्ट का तैयार हुआ है, प्रत्येक का AH पावर है 2 AH, ठीक। तो चारों सेलों का मिला करके टोटल तैयार कितना होगा, 6 वोल्ट और 2 AH, ये नीचे वाले सेट का हो गया। तो अब क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आपको बताया गया है कि AH पावर ऐड हो जाती है। जब 2 बैटरियों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज तो सेम रहता है भाई, एक सेट आप बैटरी के ये मान सकते हैं, एक सेट ये मान सकते हैं। तो 2 सेट जोड़ दिए पैरेलल में, 6 वोल्ट यहाँ है, 6 वोल्ट इसका भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 AH की है तो ये भी 2 AH की है, लेकिन अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल बन जाएगा ये 4 AH का, 6 वोल्ट 4 AH की ये बैटरी तैयार हो गई। अब इससे आप कोई भी सर्किट आप जोड़ लीजिए, कोई भी सर्किट जोड़ लीजिए, ये जो माने जो रिक्वायर्ड सर्किट है उसको आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा 6 वोल्ट 4 AH। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में तो आया होगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। चलिए, तब अरिहंत प्रकाशन का आज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो सारा का सारा जो है समाप्त हो गया है, जो बुक में दिया गया है। अभी हम आपको नेक्स्ट क्लास में और भी तमाम क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ इंग्लिश में भी लिखे रहेंगे, मैं उनको हिंदी में समझा करके आपको कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपके आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, यानी कि क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। अब हिंदी इतनी कठिन लिखी रहती है कि शायद आपको समझने में दिक्कत परेशानी हो जाए, तो और इंग्लिश और हिंदी दोनों आप पढ़े रहिए, माने कि जो मेन वर्ड्स हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जानते रहिए। तो अगर क्वेश्चन हिंदी में पढ़िए ना समझ में आए तो उसी का तुरंत अंग्रेजी पैटर्न पढ़ लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह भी होती है कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है या गलत लिखुटा मिसप्रिंट हुआ है, तब उसमें जो अंग्रेजी पैटर्न में जो लिखा होता है वही करेक्ट और सही माना जाता है, ठीक। तो इसलिए इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्लियर बात। चलिए, तब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और आप सबके प्यार और दुलार का आकांक्षी हूँ, और कुछ वीडियो को हो सके अच्छा लग रहा हो अगर हमारा पढ़ाना, तो थोड़े सब्सक्राइबर को हमारे बढ़वाइए, जो है जो नीडफुल छात्र हैं, जो ITI के छात्र हैं, उन सब के पास जो है, या जो ITI पास कर चुके हैं, जो अभी कर रहे हैं, उन सब के पास हमारे चैनल का लिंक पहुंचाइए, और आपको अच्छे कंटेंट हम देंगे, जो है ये वादा कर रहे हैं हम आपसे। चलिए ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।